नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हमारी चर्चा का विषय रहेगा रेडियो एक्टिवता। देखिए, रेडियो एक्टिवता इसी को हम रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता। तो दोस्तों, रेडियो एक्टिवता क्या होती है कि रेडियो एक्टिव नाभिकों की जो विघटन की दर है उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिकों के विघटन की दर ही रेडियो एक्टिवता कहलाती है। तो एक तरीके से हमारे पास ये एक्टिवता या सक्रियता क्या होती है? सक्रियता होती है नाभिकों की विघटन की दर। सक्रियता होती है नाभिकों के विघटन की दर। सक्रियता को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में इसको एक्टिविटी बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी ए। और विघटन की दर होती है दोस्तों -dN/dt, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड-सोडी के नियम में। और हमने पढ़ा था कि जो विघटन की दर है वो प्रारंभिक नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। तो ये बढ़ जाएगा -dN/dt बराबर क्या बढ़ जाएगा? λn। तो यहाँ में -dN/dt के स्थान पर लिख सकता हूँ λn। तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा A बराबर λn। A बराबर λn, या उसके रूप में लिखें जैसे हमने लिखा था n बराबर n0 e की घात -λt। तो इसको भी लिख सकता हूँ मैं A बराबर a0 e की पावर -λt। A बराबर a0 e की पावर -λt। जैसे हमने नाभिकों के लिए लिखा था n बराबर n0 e की पावर -λt, वैसे ही सक्रियता के लिए भी लिख सकते हैं A बराबर a0 e की पावर -λt। दोस्तों, ये जो सक्रियता है इसकी अगर हम खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक हुए हेनरी बेकुरल। सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने, याद रखेंगे। सक्रियता की खोज किसने की? तो आप कहेंगे हेनरी बेकुरल, ठीक है। इसके बाद में सक्रियता का अगर मात्रक की बात करें तो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों बेकुरल। सक्रियता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे बेकुरल, याद रखेंगे, क्योंकि सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। उन्हीं के सम्मान में सक्रियता का ऐसा ही मात्रक रख दिया गया बेकुरल। सक्रियता के और भी मात्रक चलते हैं। इसका मात्रक, सक्रियता का मात्रक क्यूरी भी होता है और सक्रियता का मात्रक रदरफोर्ड भी होता है। तो सक्रियता के 3 मात्रक हो गए, बेकरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड। ऐसा ही मात्रक तो कौन सा होता है? बेकुरल। तो देखिए, इनमें संबंध भी आप ध्यान रखेंगे। एक बेकुरल बराबर होता है 1 विघटन प्रति सेकंड। एक बेकुरल का मतलब होता है 1 विघटन प्रति सेकंड। एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड। जबकि एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड। 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड। तो ये तीनों रिलेशन भी आप याद रखेंगे। एक बेकरेल बराबर तो 1 विघटन प्रति सेकंड, एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, और एक रदरफोर्ड बराबर है 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड। अब हम बात करेंगे दोस्तों रेडियो एक्टिव क्षय को लेकर। देखिए, रेडियो एक्टिव क्षय, तो दोस्तों रेडियो एक्टिव क्षय मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है। पहला अल्फा क्षय, दूसरा बीटा क्षय और तीसरा होता है गामा क्षय। तो रेडियो एक्टिव क्षय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। सर, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है? तो मैंने बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। ये उत्सर्जन होने की जो प्रक्रिया है, अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो निकलने की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय।
और ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। अब परिभाषा की बात करें सबसे पहले अल्फा क्षय। यदि किसी नाभिक का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम अल्फा क्षय कहते हैं। यदि किसी नाभिक का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम अल्फा क्षय कहते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमारे पास सपोज कोई नाभिक है, मैंने आपको नाभिक का संकेत बताया था z अक्ष a, ठीक है। ये कोई दूसरा नाभिक बना लिया y, z-2 और a-4, और ये इसमें से अल्फा कण निकल गया 2He4। ध्यान देंगे दोस्तों, यहां ध्यान दें, परमाणु क्रमांक कितना z, दोनों को जोड़ो, z-2 और 2 को जोड़ो, z आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आवेश संरक्षण नियम की पालना हो रही है। ऊपर देखो a, इधर देखो a-4 और 4 को जोड़ो, a आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अल्फा क्षय हो गया दोस्तों। इस नाभिक में से क्या निकला, ये जो नाभिक था इसमें से क्या निकल गया? अल्फा कण। ये 2He4 जो है ये अल्फा कण का संकेत होता है दोस्तों। किसका संकेत होता है? अल्फा कण का। तो यदि किसी नाभिक का विघटन, इस नाभिक का विघटन, ये नाभिक किसमें विघटित हो गया? वाई में। क्या त्यागने के बाद? अल्फा कण त्यागने के बाद। तो यदि किसी नाभिक का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है तो इस प्रकार के क्षय को हम अल्फा क्षय कहते हैं। ये जो इधर मैंने लिखा है दोस्तों, इसको बोलते हैं पितृ नाभिक, फादर न्यूक्लियस। और ये जो बना वाई, इसको बोलते हैं पुत्री नाभिक, इसको हम कहेंगे पुत्री नाभिक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना था? Z। इसका कितना बना? Z-2। तो पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो रही है? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। और द्रव्यमान संख्या में देखो, द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी हो रही है? तो द्रव्यमान संख्या में हो रही है दोस्तों 4 की कमी, 4 की कमी। तो आप याद रखेंगे अल्फा क्षय के दौरान पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। यहाँ परमाणु क्रमांक Z था, यहाँ Z-2, परमाणु क्रमांक 2 कम हो गया, द्रव्यमान संख्या इधर कितनी कम हो गई? 4। तो याद रखेंगे पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में तो 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं दोस्तों इसका। जैसे मैंने लिखा यूरेनियम 92-238 से ये बन जाएगा थोरियम 90-234 और यहां से एक अल्फा कण निकल जाएगा दोस्तों। ये 2He4 अल्फा कण का संकेत होता है दोस्तों। तो देखो 92 था, 90 और 2 92 हो रहा है, 238 था, 234 और 4 238 हो रहा है। तो अल्फा से आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा कि यदि किसी नाभिक का विघटन अल्फा कणों के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम अल्फा क्षय कहते हैं। आप सिंपली ये विक्रिया लिख सकते हैं और चाहें तो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बीटा क्षय, आगे बात करेंगे बीटा क्षय को लेकर कि बीटा क्षय क्या होता है। तो यदि किसी नाभिक का विघटन इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से होता है, इसमें तो अल्फा क्षय के अंदर तो क्या निकल रहा था? अल्फा कण। बीटा क्षय के अंदर क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा इलेक्ट्रॉन या फिर निकलेगा पॉजिट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर निकलेगा पॉजिट्रॉन। तो यदि किसी नाभिक का विघटन इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों बीटा क्षय। देखिए ये जो बीटा क्षय है इसको 2 प्रकार से बताया जाता है, एक तो बीटा प्लस क्षय और दूसरा आता है दोस्तों बीटा माइनस क्षय। एक तो बीटा प्लस क्षय और दूसरा बीटा माइनस क्षय। तो बीटा प्लस क्षय के अंदर तो क्या निकलेगा? पॉजिट्रॉन। याद रखना दोस्तों, प्लस का मतलब क्या है? यहां से पॉजिट्रॉन निकलेगा और माइनस इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, मतलब यहां से क्या निकलेगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए बीटा प्लस से क्या होगा? यदि किसी नाभिक का विघटन पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा प्लस क्षय। मैं विक्रिया लिखता हूं, मैंने बनाया नाभिक Z अक्ष A, ठीक है, इसमें से पॉजिट्रॉन निकल गया, पॉजिट्रॉन का संकेत होता है +1E0।
और याद रखेंगे दोस्तों, जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ में कण निकलता है न्यूट्रिनो। ये जो मैंने यहां म्यू करके लिखा है ये किसको बता रहा है हमारे पास, न्यूट्रिनो। ठीक है, अब देखिए यहां जेड था तो यहां हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, अक्ष था वो वाई के अंदर बदल जाएगा, यहां जेड था वो जेड माइनस ए बना लेगा, जबकि ए रहेगा, ए हमारे पास ए ही रहेगा। देखो दोनों कितना आ रहा है, जेड, इधर भी दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, जेड माइनस एक और प्लस एक को जोड़ो, जेड आ रहा है। द्रव्यमान संख्या कितनी, ए, इधर ए प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए। तो देखो बीटा प्लस है तो इधर परमाणु क्रमांक में तो कितनी की कमी हुई, 1 की। परमाणु क्रमांक में 1 की कमी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करें तो इधर द्रव्यमान संख्या रहती है दोस्तों अपरिवर्तित, इधर भी ए थी, इधर भी कितनी है, ए। यहां हमारे पास द्रव्यमान संख्या रहती है अपरिवर्तित। ठीक है, तो बीटा प्लस ए में क्या होगा, इसमें से क्या निकल रहा है, पॉजिट्रॉन। जब किसी नाभिक का विघटन पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन से होता है तो उसे बीटा प्लस ए कहते हैं। अब दोस्तों गलतियां क्या करते हैं वो भी ध्यान दें आप, यहां अक्ष लिखा तो यहां भी अक्ष लिख देते हैं जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जेड है तो ये जेड माइनस 1 ही है, अगर इसका 10 है तो इसका तो 9 ही रहेगा। तो क्या फिर ऐसा थोड़ी कि जो प्रतीक है 9 नंबर का जो प्रतीक है वही 10वें नंबर के तत्व का प्रतीक होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो याद रखेंगे यहाँ इधर अक्ष लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, वाई। ऐसा नहीं कि यहाँ तो जेड माइनस 1 कर दिया, यहाँ अक्ष था यहाँ अक्ष का अक्ष ही लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे। और याद रखेंगे जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा आपको न्यूट्रिनो जरूर बताना है। क्लियर। अब देखिए बीटा माइनस में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। जब किसी नाभिक का विघटन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से होता है, जब किसी नाभिक का विघटन इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा माइनस क्षय। इसको देखिए मैंने लिखा वही नाभिक Z अक्ष से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा -1e0, इसके साथ में निकलेगा दोस्तों एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए यहां पे ये बढ़ जाएगा y, ये हो जाएगा Z+1 और ये हमारे पास हो जाएगा a। परमाणु क्रमांक देखो कितना, इधर Z, इधर भी टोटल करो कितना आ रहा है Z, इधर भी द्रव्यमान संख्या कितनी a और इधर भी टोटल द्रव्यमान संख्या कितनी आ रही है a। तो यहां परमाणु क्रमांक में क्या हुआ, अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक की तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि। जबकि अगर हम बात द्रव्यमान संख्या की करें, द्रव्यमान संख्या, तो यहां हमारे पास द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। याद रखेंगे बीटा प्लस है हो या बीटा माइनस है हो, दोनों के अंदर ही द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। क्लियर। अब देखिए बीटा प्लस 6 के दौरान नाभिक के अंदर कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है, कुछ म्यूचुअल रिएक्शंस होती है। किस प्रकार से, उसको भी थोड़ा गौर कीजिएगा। मैंने लिखा नाभिक में किस प्रकार की रिएक्शन होती है बीटा प्लस 6 के दौरान, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रोटॉन है ये बदल जाता है न्यूट्रॉन के अंदर, इसके लिए वो त्यागता है एक पॉजिट्रॉन +1e0। प्रोटॉन किसके अंदर चला गया, न्यूट्रॉन में। देखो 1 आ रहा है, 0 + 1 करो, 1 आ रहा है, ऊपर भी 1 तो ऊपर भी 1। क्लियर। ऐसे देखो न्यूट्रॉन है वो बदल जाता है प्रोटॉन के अंदर 1p1 और इसके लिए क्या त्यागता है वो, इलेक्ट्रॉन -1e0। याद रखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के साथ में आपको एंटी न्यूट्रिनो दिखाना है और आपको पॉजिट्रॉन के साथ में क्या दिखाना है, न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो दिखाना है, जबकि पॉजिट्रॉन के साथ में क्या दिखाना है आपको, न्यूट्रिनो। क्लियर। अब हम तीसरा बात करते हैं दोस्तों गामा क्षय को लेकर। गामा क्षय, तो देखिए जब अल्फा और बीटा कणों का नाभिक से उत्सर्जन होता है, जब अल्फा और बीटा कणों का नाभिक से उत्सर्जन होता है तो जो नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और पुनः
अपनी मूल अवस्था में आने के लिए, पुनः अपनी मूल अवस्था में आने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो देखिए क्या होता है इसमें, ये मैंने नाभिक बनाया दोस्तों z अक्ष a, और इधर हमारे पास बन गया z अक्ष a, और साथ में यहाँ से गामा विकिरण निकलेगी। यहां मैं स्टार लगा देता हूं, स्टार लगाना है आपको, ये बतानी है आपको उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, और ये हमारे पास जो है ये है मूल अवस्था। जेड अक्ष किसको बता रहा है, मूल अवस्था को, और ये हमारे पास है गामा विकिरण है। तो देखिए जब कोई नाभिक उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया के अंदर ना परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है, ना द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है। गामा क्षय के दौरान ना परमाणु क्रमांक बदलता है, ना द्रव्यमान संख्या परिवर्तित होती है। याद रखें दोस्तों, गामा किरणों पर आवेश और विराम द्रव्यमान दोनों ही शून्य होते हैं। इन पर आवेश भी नहीं होता है और इनका विराम द्रव्यमान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो याद रखेंगे गामा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपसे एक दो क्वेश्चन करता हूं दोस्तों। एक ऐसे रेडियो एक्टिव क्षय का नाम बताइए जिसे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों परिवर्तित होती है। तो आप बताएंगे एल्फा क्षय। परमाणु क्रमांक में पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और पुत्री नाभिक के द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। दूसरा, एक ऐसे रेडियो एक्टिव क्षय का नाम बताइए जिसमें परमाणु क्रमांक तो परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या परिवर्तित रहती है। तो आप कहेंगे दोस्तों बीटा क्षय। क्लियर। अब हमने पढ़ा कि बीटा प्लस क्षय के अंदर तो परमाणु क्रमांक के अंदर 1 की कमी होती है और बीटा माइनस क्षय के अंदर 1 की क्या होती है, वृद्धि होती है। उल्टा काम है दोस्तों, बीटा प्लस तो पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, बीटा माइनस तो पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, जबकि द्रव्यमान संख्या कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। एक ऐसे रेडियो एक्टिव क्षय का नाम बताइए जिसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहती है। तो आप बताएंगे दोस्तों गामा क्षय। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चर्चा की रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव क्षय को लेकर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।